नमस्कार, जोहार। मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए कि राजनीति में ये कदम रखने की शायद मन बना रहे हैं। आंदोलन इन्होंने झारखंड में पहले से ही छेड़ रखी है। महज 1-1.5 साल के अंतराल में इन्होंने लोकप्रियता का वह शिखर हासिल किया कि हर कोई इनकी नाम जपता है, चाहे वो राजनीति हो या गैर राजनीति या झारखंड के हित में बात करने वाला हो। इनकी सभाओं में लाखों की लोग भीड़ जुट जाती है और वही भीड़ इंपॉर्टेंट भीड़ नहीं होती, आयातित भीड़ नहीं होती, बल्कि स्वतः स्फूर्त लोग इनके सभाओं में जुट जाते हैं और इनके आंदोलन की चर्चा झारखंड में जोरों पर है। झारखंड में इस वर्ष चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस चुनावी वर्ष में उनकी क्या रणनीति होगी और चुनावी वर्ष में वो किस तरह की अपनी राजनीतिक तैयारियों के साथ उतरने वाले हैं, आज उस मेहमान का हम स्वागत करते हैं अपने इस ट्राइब टीवी में। उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के इन्होंने झारखंड में आंदोलन छेड़ा। बात नीति की भी हुई, रोजगार की भी हुई और फिर राजनीति तक पहुंची। स्वागत है आपका जयराम जी। हाँ, धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। एक बात मैं यहीं से शुरू, थोड़ी हल्की फुल्की बातों से ही शुरू करता हूँ। झारखंड में 2-3 टाइगर पहले से ही थे। टाइगर जगन्नाथ महतो जो दिवंगत हो गए, टाइगर चंपई सोरेन, टाइगर अमित महतो। मुझे लगता है कि इन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी आपको टाइगर का नाम मिला या टाइगर का टाइटल मिला। ये टाइगर का ट्रेंड क्या है? देखिए, बचपन सबका एक कालखंड होता है और उस बचपन के कालखंड में हमें अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने बचकाने व्यवहार और कुछ एक्टिविटी कारण कुछ नाम बचपन में दिया जाता है। जैसे किसी को गोलू, किसी को मोटू, किसी को पतलू। तो जैसे अभी मान के चलिए स्पोर्ट्स का क्रेज है, तो जो बच्चा क्रिकेट खेलता है अगर वो उसको विदेशी नाम भी मिल जाता है, किसी को मैक्सी मिल जाता है, किसी को मेसी बुलाते हैं हम लोग गाँव में, किसी को रोनाल्डो बुलाते हैं। तो लाइक दैट मुझे अपना बचपन याद है। क्रिकेट और फुटबॉल बहुत ही बेहतर खेलते थे और खासकर क्रिकेट में जो कैच लेते थे हम काफ़ी ड्राइव लगा कर लेते थे और मतलब ये एथलेटिक्स पर्सन थे। तो इसलिए मेरा जो टाइगर नाम है वो पॉलिटिशियन नाम नहीं है, ये स्पोर्ट्स के मैदान से आया हुआ नाम है और मेरा बचपन से जो मेरा बिहेवियर रहा है वो निर्भीक रहा है। तो मेरा जो टाइगर नाम है वो बचपन से आया है। इसमें पॉलिटिकल मतलब जंगल में राज करने की आपकी पुरानी फितरत रही है। बिल्कुल रही है। और इस एक वाक्य याद आया मुझे, जब मास्टर ऑफ आर्ट्स का हमारा एक डिजर्टेशन पेपर था, उसमें एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में भी हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने सवाल भी पूछा था, चूँकि वो फेसबुक में हमारे फ्रेंड है, तो उन्होंने पूछा कि आप फेसबुक में टाइगर नाम क्यों लिखे हैं। तो फिर हमने कहा कि मेरा घर जो पड़ता है वो तोपचांची प्रखंड पड़ता है और मेरे प्रखंड के इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच से जो निकलता है उसे टाइगर ही कहते हैं। तो फिर उन्होंने हाजिर जवाब, हाँ बिल्कुल सहमत हुए हैं। चलिए, मैं भी सहमत हो गया आपके इस नाम से, क्योंकि बेवजह या बेजा ही ये नाम आपको नहीं दिया गया है। बिल्कुल, उसके लिए कुछ कारण है, उसके पीछे की एक अपनी स्टोरी है, फ्लैशबैक है। तो बचपन से ही आप आंदोलनकारी बनना चाहते थे, राजनीति में आना चाहते थे या राजनीति में दिलचस्पी थी? बचपन की बात कही जाए तो मेरा मानना है, चूँकि बचपन जो होता है वो कहीं ना कहीं सिनेमा से प्रभावित होता है और हम लोग उस जनरेशन के यूथ हैं जब सनी देओल की इंडियन, गदर, इस प्रकार की मूवियाँ आती थी, माँ तुझे सलाम। तो उन मूवियों का इम्पैक्ट हम पर काफ़ी हुआ और राजकुमार का वो तिरंगा, यानी देशभक्ति आपके अंदर समाहित हो जाती है। और जब देशभक्ति, चूंकि जाहिर सी बात है आप सिनेमा और बचपन को अलग नहीं कर सकते हैं, चूंकि आज तो सिनेमा सामान्य हो चला है क्योंकि इंटरनेट घर तक पहुंच चुका है, इसलिए सिनेमा को लेकर लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन एक दौर था जब शुक्रवार, शनिवार, संडे को सिनेमा आते थे। तो कुल मिलाकर बचपन में जो देशभक्ति का सुरूर जगह था, तो उसके लिए मेरा अगर पहला चॉइस था तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी था, इंडियन नेवी था और बाकायदा हम इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कम्पीट करने के लिए गए भी थे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बचपन में क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन थे और ये हैंड में लिखा थे सचिन तेंदुलकर का नाम, तो उस कारण थोड़ा सा हमें फटकार लगी वहाँ के जो आर्मी के अधिकारी थे। तो फिर जी एग्रेशन बचपन से रहे, हमने कहा सर हम नहीं सुनना है आपकी फटकार, हम अपना बैग उठाए वहाँ से निकल गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हुए ना। अगर बचपन में कहा जाए ड्रीम की बात, तो मेरा पहला ड्रीम आर्मी का ही था, जो शायद नियति ने मुझे वहाँ के लिए नहीं रखा था। शायद आप उसके लिए फिट नहीं थे। हाँ, मतलब और नियति ने कुछ और तय करा, हाँ, कुछ और तय किया था।
उसके बाद फिर जब उम्र की सीमा बढ़ी तो प्रोफेशन बदला, सोच बदली कि नहीं यार टीचिंग लाइन भी बेहतर है, और बेहतर अपने आप को पाए एज ए लेक्चरर अपने आप को मैंने बेहतर पाया, क्योंकि मेरे प्रोफेसर भी कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि अगर आज तक मैंने 5000 स्टूडेंट को पढ़ाया है, अगर उन 5000 में मुझे 10 बच्चों को चुनना हो जिसका लेक्चर हम लोग सुनेंगे तो तुम्हारा एक नाम होगा। तो लेक्चरर की क्वालिटी मुझ में बचपन से थी, तो इस कारण मेरा आर्मी के बाद मेरा दूसरा स्कोप बना कि नहीं लेक्चरर में अपने करियर को संवारा जाए, और उस लिहाज से मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से किया, और उसके ठीक उसी साल मैंने विनोबा यूनिवर्सिटी से डीट का एग्ज़ाम को पास किया और मैंने पीएचडी में नामांकन किया, और अभी मेरी पीएचडी चल भी रही है। तो जाहिर सी बात है पीएचडी यानी प्रोफेसर की, तो वही थिंक लेकर चल रहा था, लेकिन बीच में ये आंदोलन होता है, इस आंदोलन में अपने आप को हम समर्पित करते हैं, और 2 सालों में एक संघर्ष की दास्तां को मैंने देखा, लोगों ने अनुभव किया, और फाइनली हम लोगों ने कुछ ऐसा बदलाव लाया, कुछ ऐसा रिजल्ट भी दिया जो शायद आज के पॉलिटिकल लीडर करना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए अभी अगर हम लोग बात करें तो पिछले 6 से 8 महीनों के दरमियान अगर कंपनियों, चूँकि झारखंड एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, माइंस का एरिया है, तो यहाँ बहुत सारे मजदूरों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे विस्थापन का मामला सामने आता है, तो उसमें लगभग हम लोग अभी 12 करोड़ 26 लाख मुआवजा दिलाएं, जो कि मान सकते हैं हमारे आयु के हिसाब से, हमारे आंदोलन के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 12 करोड़ 26 लाख हम लोग काउंटिंग करके रखे हैं। अच्छा, तो जब रिजल्ट आने लगा तो लोगों में एक उम्मीद जगा कि नहीं भाई आप लोग कुछ भी नहीं है और इतना कुछ कर सकते हैं। रीज़न क्या है? आपकी ऑनेस्टी, कि आप लोग ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से अब आप लोग को अपने रूट को चेंज करना चाहिए, और जब आप आए हैं यहाँ तो जाहिर सी बात है किसी की रजामंदी है, उस नियति की, उस विधाता की रजामंदी है, तो आप लोग को पॉलिटिकल में अपने पाँव रखने चाहिए। अगर आप लोग सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है तो राज्य के लिए बेहतर होगा। पीएचडी और पॉलिटिक्स दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत टफ होता है, बिल्कुल। आपका ये सवाल बहुत कठिन सवाल ही है, बहुत टफ होता है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि पीएचडी की थीसिस यानी खुद से लिखना, और कभी कभी मतलब काफ़ी रात 12-1-2 बजे अपने आप से मतलब एकांत में बहुत दुखी हो जाते हैं इस कंडीशन में जब अपने आप को पाते हैं। लेकिन फाइनली एक चीज़ मन में यही आता है कि मतलब ऊपर वाला भी उसी को आजमाता है जिसमें संघर्ष करने की क्षमता हो, जिसमें दुख तकलीफ़ों को झेलने का जो आदी हो। तो बिल्कुल पीएचडी और पॉलिटिक्स दोनों 2 पहलू हैं, दोनों का आपस में एक विशेष कनेक्शन होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है, और यूथ होने के नाते और कहीं ना कहीं कुछ तो नेचुरल पावर है हमारे अंदर। नहीं तो हम भी अपना आकलन करते हैं। 2 वर्षों में मैंने जितनी सभाओं को किया, मैंने जिस प्रकार पूरे झारखंड का भ्रमण किया, आसान नहीं है। आज मैं देखता हूँ अगर हमारे साथ कोई भ्रमण करता है तो 2-3 दिन मेरे साथ रहता है और बोलता है कि हम बीमार जैसा फीलिंग होने लगा है, लेकिन हम एक दिन में 10, मैं आपको बताना चाहूँगा एक दिन में मैंने हाईएस्ट 24 सभा किया है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। नॉट पॉसिबल, नहीं करने से भी 10 मिनट का ही अगर संबोधन गिना जाए। इसमें आपकी उम्र भी जो है वो सहयोगी है। बिल्कुल। क्या लगता है युवाओं को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक सरकारी नौकरी या फिर एक काम करने की सीमा है, कोई 60 साल में रिटायरमेंट होता है, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट होता है, मेरा मानना है पॉलिटिशियन को 70 साल तक 65 साल तक रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वे अपने सुध बुध लगभग खो जाते हैं। संसद के वीडियो हम लोग भी देखते हैं, इधर सदन की देश की हित में बहुत इंपॉर्टेंट बजट पर बात चलती है और वे लोग मतलब खराटा मार रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, विधानसभा में वही हाल देखते हैं। तो बिल्कुल पीड़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदन जब चलती है तो एक दिन में करोड़ों का खर्च आता है, और वो खर्च इसलिए होता है ताकि देश के युवाओं का, देश के किसान, छात्र, नौजवानों का, महिलाओं का भला हो। लेकिन वे लोग जाके खराटे मारते हैं, वे लोग जाके सो जाते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली भी फिट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो पाते, नहीं इन्वॉल्व हो पाते, डिस्कशन में इन्वॉल्व, बिल्कुल उस सिचुएशन नहीं हो पाते हैं। आज प्रत्येक रात 12-2 बजे रात को लोग मुसीबत में आते हैं, टेलीफोन लगाते हैं, आप घर में सो रहे होते हैं, आप बहाने बनाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, और ये मेरा अपना तर्क है। जिस प्रकार पॉलिटिक्स में परिवारवाद की बड़ी चर्चा होती है, बिल्कुल मैं इसको सिरे से खारिज करना चाहूँगा कि अगर परिवारवाद बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर हम अगर राजतंत्र से लोकतंत्र में आए, भारत एक गणराज्य बना, लोकतांत्रिक ढांचे को भारत ने स्वीकार किया, तो फिर अगर राजतंत्र के माध्यम से परिवार के लोग ही बनेंगे तो फिर राजतंत्र से लोकतंत्र में आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए मेरा अगर माना जाए तो एक रूल ये भी होना चाहिए कि उसकी एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे, वह उसके मतलब ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं जाएगा। चलिए, ये तो मान लिया किसी राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी, बट क्षेत्रीय पार्टी तो परिवारवाद पर ही आधारित होती है, चाहे वो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले लें या राष्ट्रीय जनता दल को ले लें या फिर
बीजू जनता दल को ले ले, इस तरह की जितनी भी रीजनल पार्टी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को ले ले, परिवारवाद पर आधारित होने के कारण क्या होता है कि क्षेत्र को और उस राज्य को और उस एक विशेष मतलब बहुत बड़े तबके को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता है। जैसे अगर हम माना जाए तो आज आकलन किया जाए तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास नहीं करने से भी, अगर उनके पास जितने भी विधायक हैं उनको अगर राशि को जोड़ दिया जाए तो लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। और अगर वहाँ सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती, अगर वहाँ रोटेशन पॉलिसी के तहत हर किसी को अवसर मिलता, तो मुझे लगता है वह 1 लाख करोड़, मुझे लगता है 1 लाख लोगों में वितरित होता। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। सामाजिक न्याय केवल बोलने से नहीं होगा, उसके लिए हमें उस चीज़ों को अप्लाई करना होगा। तो परिवारवाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के मैंने हिसाब से देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए उचित नहीं हो सकता है। मौजूदा सरकार पर क्या कमेंट है आपकी? देखिए, मौजूदा सरकार मिश्रित कार्य कर रही है, कुछ वादों को पूरा कर रही है तो कुछ वादों से मुकर रही है। और जो महत्वपूर्ण वादे हैं, देखिए अभी फिलहाल जो वर्तमान राज्य की सरकार है उन्हें एक सबसे उनका जो वायदा था रघुवर सरकार के टाइम में, जो गैर मजरूआ ज़मीन जिसे हम लोग GM लैंड बोलते हैं, उनको लैंड बैंक बना दिया गया था। और ना जाने धड़ाधड़ MU की पर्ची काटी गई, तमाम महारत्न मिनीरत्न कंपनियों को देने के लिए तैयार दिखा झारखंड। तो मेरे हिसाब से वर्तमान राज्य सरकार, चूँकि ये जल जमीन जंगल की सरकार है, इन्हें चाहिए कि जो भी GM लैंड है वो रैयतों के फेवर में बने। और इसी का आज दुष्परिणाम है। आज देख सकते हैं इतनी सड़क माला हमारे सामने बिखर रही है, लेकिन एक आम रैयत को मुआवजे की राशि नहीं मिल पा रही है। उसी सड़क पर साइकिल चला, बिल्कुल उसी साइकिल पर, वो सड़क पर साइकिल चल रही है और उद्योगपति का हाईवा चल रहा है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आते हैं तो जयराम महतो के उस संगठन की बात करेंगे जिन्होंने इनका गठन किया है और उस संगठन को किस स्वरूप में आगे लेकर जाना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में हमारे साथ हैं आज युवा नेता, युवा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो। इन्होंने एक संगठन बनाया, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष मोर्चा समिति जी। इस समिति के गठन के बाद जिस तरह के आंदोलन आप लोगों ने किए, नतीजा क्या निकला? नतीजा किस हद तक हासिल हुए? जब से सबसे पहले जब धनबाद और बोकारो ज़िले में कुछ भाषाएं जो हमारे राज्य की नहीं है, उन भाषाओं को लेकर जब विवाद उत्पन्न हुआ तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का स्थापना हुआ। और पुनः उसके बाद जब खतियान की लड़ाई हुई भाषा से पार करके, तो हमने खतियान शब्द को ऐड करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की स्थापना की गई। और तकरीबन जो भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे रहे, और बेसिकली जब हम लोग इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे तो हमें लगा कि स्टूडेंट का मूवमेंट है, इस मूवमेंट पे हम लोग आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे या फिर आंदोलन करेंगे, और पुनः जब सरकार इसको अपने ध्यान में लेगी, संज्ञान में लेगी और उन चीज़ों को जब वापस कर देगी और तब हम लोग फिर वापस हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग का एक पहचान बना इस राज्य में तो लोगों की उम्मीदें जगी। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट से सीधे हम लोग माइंस के एरिया में चले गए, वहाँ विस्थापितों की लड़ाई लड़ने लगे, हम लोग भूमि अधिग्रहण के विषय पर चर्चा करने लगे, हम लोग फैक्ट्रियों में चले गए, वहाँ मजदूरों के साथ अपने आप को खड़े पाएँ। और कुल मिलाकर जो झारखंड के मुद्दे दिन ब दिन बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, लोगों ने उन मुद्दों के साथ हमें पाया और मैंने भी उन मुद्दों के साथ खुद को पाया। और संभवतः आज के डेट में जितना एक विधायक समस्याओं को अपने क्षेत्र की सुनता है, मुझे लगता है उसका 10 गुना मैं सुनता हूँ। हालांकि अगर उसके समाधान की बात कही जाए तो जाहिर सी बात है, विधायक जो संवैधानिक पद पर हैं वो हो सकता है अगर 10 समस्या सुनते हैं तो 10 का समाधान कर देते होंगे, मैं उसमें उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर 10 समस्या सुनता हूँ तो अपने तर्क मैंने अपने कुशल व्यवहार से, अपनी जानकारी से और अपने नियमों कानूनों में पकड़ से कम 10 में से 2-2.5 समस्याओं का समाधान मैं भी कर लेता हूँ। क्या लगता है कि खतियानी आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? 1932 का खतियानी है, देखिए स्थानीय नीति। बिल्कुल, बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है आपका, और इस चैलेंजिंग सवाल का मेरा तर्क यही होगा कि जब तक झारखंड के जनमानस के भीतर दिल्ली के तर्ज पर राजनीतिक चेतना नहीं जागेगी। आज अभी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो झारखंड का आरक्षण संबंधित विधेयक है उसे वापस लौटा दिया। उसमें जो हमारे वर्ग हैं सभी वर्गों को 77% आरक्षण की बात कही गई। यह कहते हुए लौटा दिया गया कि यह 77% का आरक्षण असंवैधानिक है, जबकि ठीक कुछ महीने पहले हमारे पड़ोसी राज्य, बाकायदा बड़ा भाई हम कहते हैं बिहार को,
बिहार में भी 75% का आरक्षण जो राज्यपाल ने ही मंजूरी दिया। यही भारत देश है जहां एक तमिलनाडु नाम का राज्य, वहां शायद 67 या 69% का आरक्षण है। लेकिन जब झारखंड की बात आती है तब अलग संविधान, अलग कानून, वही राज्यपाल बॉर्डर के उस पार हो जाएंगे तो फिर अलग कानून, उसी चीज़ों को मंजूरी मिल जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि झारखंड के जो भोले भाले लोग सदियों से सताए गए हैं, आज भी वो आज़ाद भारत में सताए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं 2-4 तर्क आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि किस प्रकार झारखंड के लोगों को सताया जा रहा है। सबसे पहला तर्क, आज अडानी प्लांट है आपके गोड्डा में, और जहाँ तक मेरी जानकारी हो सके, मेरी जानकारी का अभाव भी हो सकता है क्योंकि मैं अभी छात्र हूँ, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं या फिर टोक सकते हैं अगर हमें त्रुटि हो। वहाँ जो पावर प्लांट की स्थापना हुई है जिसमें शायद 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और सबसे बड़ी शुरू हो चुका है, शायद 700 या 800 मेगावाट का बिजली बन चुका है। चलिए ठीक है, विकास का कोई विरोधी नहीं है, बिजली बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, नदी बनना चाहिए, नहर बनना चाहिए, लेकिन ये कौन सा पैमाना है कि बिजली झारखंड की मिट्टी में बनेगा? झारखंड की मिट्टी सहेगी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को, झारखंड की मिट्टी, झारखंड के लोग सहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, और बिजली 100% जाएगी बांग्लादेश को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और एक तार्किक और लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि उस बिजली के प्रोडक्शन में जो कोयला का उपयोग किया जा रहा है वो झारखंड का कोयला नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का कोयला है। अब अगर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर चीज़ों को समझना चाहे तो मैं समझाना चाहूँगा कि कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, जमीन है झारखंड की, बिजली जाएगी बांग्लादेश की। तो थोड़ा सा तकल्लुफ कीजिए ना, सबके पास गूगल मैप है। ढाका से ऑस्ट्रेलिया की एक जगह नाम लेते हैं कैनबेरा, और गोड्डा से कैनबेरा, दूरी नापते हैं गूगल मैप में। मुझे लगता है कि ढाका से कैनबेरा सामने पड़ेगा। यदि आपको बिजली ढाका को ही देना था तो जमीन ढाका में लेते हैं, झारखंड में जमीन क्यों लिए? मेरा सवाल है। अगर आप झारखंड में जमीन लेते हैं तो झारखंड को बिजली देना चाहिए प्रोडक्शन के बाद, लेकिन आपने क्या किया? आप जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी लोग, मूलवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं। आज इनको कानून के पचड़े में फंसा के इनको जबरन छीना जा सकता है, अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। इसीलिए कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, जमीन ली जाती है गोड्डा झारखंड की, और बिजली बनाने के बाद फिर दे दिया जाता है ढाका को। तो फिर ढाका में ही जमीन ले लेते हैं। 1600 मेगावाट की एक और यूनिट बनने वाली है वहाँ। बिल्कुल, तो यही चीजें मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति है। अब चले जाइए जादूगोड़ा का यूरेनियम खनन, उसको हम लोग किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब जानने लगे वहाँ क्या होता है कि यूरेनियम का खनन किया जाता है। उसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में लेकर जाया जाता है। चलिए ठीक है, यूरेनियम होना चाहिए, यूरेनियम का खनन होना चाहिए, देश के उन्नति में, देश की सुरक्षा में वो काम आएगा। लेकिन ये कौन सा तर्क है कि आप उसको हैदराबाद की प्रयोगशाला में फिल्टर करते हैं और आपके पास जो फिल्टर के बाद जो परफेक्ट बचता है उसको आप हैदराबाद में रखते हैं और कचरा को डंपिंग करने फिर झारखंड ले आते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत ही अमानवीय व्यवस्था है। दुर्भाग्य मत कहिए, इसको अमानवीय व्यवस्था कहिए कि कचरा फिर, मतलब ये तो वही तर्क हुआ ना कि हम रांची के बाजार से केला खरीदें, उस केले को मैंने रामगढ़ में खाया, रामगढ़ में मैंने पौष्टिक आहार केले को खाया और फिर छिलके को प्लास्टिक में भर के रांची के दुकानदार को रख दे कि भैया केला तो आपके यहाँ से खरीदे थे। क्या ये न्याय संगत है? अरे भाई, जहां जिसने केला खाया उस छिलके को कूड़ेदान में वहां डालिए। तो ठीक उसी प्रकार आप अगर हमारा यूरेनियम हैदराबाद लेके ही जाते हैं, वहां फिल्टर किया ही जाता है, तो कचरे को भी वहां डिपुट किया जाए, और नहीं तो फिल्टर करने के बाद उसका जो परफेक्ट मटेरियल है उसे भी झारखंड लाया जाए। क्योंकि कच्चे पदार्थ अगर यहाँ आएंगे तो यूरेनियम पर जब कार्य होगा, परमाणु शक्ति के जो भी कार्य उस पर किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ फैक्ट्री लगेंगे, यहाँ रोजगार के साधन सृजन होंगे। बात से मुझे एक बात याद आई, जब शिबू सोरेन कोल मिनिस्टर थे, हालांकि शिबू सोरेन उससे पहले भी ये बात उठाते थे और उसके बाद भी ये बात उठाते हैं कि कोल इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता क्यों, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि कोयला झारखंड की मिट्टी में, डीबीसी के तमाम जो यूनिट्स हैं छोटे बड़े वो झारखंड में, लेकिन हेडक्वार्टर कलकत्ता में। कोयला के आप सीसीएल झारखंड में, बीसीसीएल झारखंड में, ईसीएल झारखंड में, सीएमपीडीआई रांची में, और कोई उसका मैन यूनिट रहेगा कोलकाता में। तो कहीं ना कहीं झारखंड, इससे क्लेरिफाई होता है कि झारखंड को ये नहीं चाहते हैं विकसित हो, नहीं चाहते हैं झारखंड उन्नत हो, क्योंकि झारखंड में खनिज संपदा है और सभी राज्यों की कुदृष्टि, दृष्टि नहीं कहेंगे, कुदृष्टि इस मिट्टी पर पड़ी है। ये तर्क और ये उदाहरण हमारे सामने है। अगर किसी में साहस है तो सामने बैठे, हम डिबेट के लिए आप ही के सामने चैलेंज करते हैं और हमारे तर्कों को खारिज करें। एक झारखंड आंदोलन हुआ था जिसके बाद 2000 में हमें झारखंड हासिल हुआ। एक आंदोलन आपने शुरू किया है, 2 वर्ष पुरानी ये आंदोलन है। आंदोलन दूर तक जाएगी, मुझे लगता है कि इस आंदोलन में कई युवा आपका साथ देंगे, लेकिन आंदोलन की परिणति
आपको दिखाई देती है? क्या मैं आपकी आंखों से ये देख सकता हूँ कि जिस तरह से झारखंड निर्माण को लेकर के हज़ारों लाखों लोग, एक अनौपचारिक बातचीत में आपने अपने पिता का भी जिक्र किया, उसके बाद जो फलाफल आएगा क्या वो आपके सोच के अनुरूप हो पाएगा, निकल पाएगा? देखिए, झारखंड की पॉलिटिक्स में जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं वो विचारधारा को स्थापित करना बहुत टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चैलेंजिंग होना होगा, हो सके 2-4 शहादतें हमें देनी होंगी, जिस प्रकार शहीद सुनील महतो ने दिया, जिस प्रकार बहुत सारे 2-3 विधायकों का विधायक रहते हैं, लेकिन चूंकि हम सुनील महतो को जिक्र करते हैं क्योंकि उनका जो, या फिर शहीद निर्मल महतो को जिक्र करते हैं तो उनमें एक स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का बैकग्राउंड भी आता है। वो झारखंड और गैर झारखंडी की तो लड़ाई थी, लेकिन शहीद निर्मल महतो की हत्या में और एक बैकग्राउंड सामने आता है, वो था स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, यानी एक कंपनी सामने आके खड़ी होती है। यही टाटा जमशेदपुर के बाद टाटा जामाडोवा, 40-45 साल से वो परियोजना पूरी नहीं हुई जी। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सत्य कहा। तो हम लोग आखिर क्या चाहते हैं कि हमारे जल जमीन जंगल हैं, हमारे अगर ज़मीनों पर फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं तो नियमितता कार्य करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, अनियमित कोई कार्य ना करे। लेकिन जानते, फैक्ट्री का मतलब होता है मुनाफा कमाना। यही फैक्ट्री, मुझे याद है आज भी गाँव में चर्चा होती है, शहीद शक्तिनाथ महतो, नाम सुने होंगे आप भी, कोयलांचल में, शायद रांची तक उनका नाम आया ही होगा। शायद वहाँ जीएम के माध्यम से उनकी वार्तालाप हो रही थी और प्रत्येक साल रैयत को कुछ नौकरियों को देने का बात था कि प्रत्येक साल आपको रोटेशन करना, मतलब नई नौकरियों का सृजन करना होगा, सृजन तो होता ही, यानी रैयत को रखना होगा। तो फिर उनको शायद कुछ प्रलोभन ऑफर दिया गया, लेकिन सुनने में आता है, गांव में आज भी चर्चा है कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस जीएम को खींचकर एक तमाचा लगाया और फाइनली वहीं से उनकी स्क्रिप्ट डेथ की लिखी गई। यानी हमारे झारखंड के बड़े बड़े लीडर की हत्या में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो इसीलिए आसान नहीं है, उनके पास पैसा है, उनके पास पूंजी है। अभी आप जमशेदपुर चले जाइए, नगर निगम नहीं है, क्या भाई वहाँ मेयर नहीं रहेगा? धनबाद नगर निगम है, रांची नगर निगम है, गिरिडीह नगर निगम है, तो जमशेदपुर नगर निगम क्यों नहीं होगा? आदित्यपुर क्यों नगर निगम रहेगा? तो कहीं ना कहीं बहुत साजिशें हैं राज्य में, और उन साजिशों को जो पर्दाफाश करने के लिए सामने आता है, उनको अपनी हत्याओं से भी गुजरना पड़ता है, उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। एक तर्क यह भी है कि अगर जमशेदपुर, यानी टाटा जमशेदपुर ना बनती या ना होता, बोकारो स्टील ना होता, या फिर कोयले का ये इतना संसाधन का यहाँ पाया जाना ना होता, तो शायद देश के विकास में एक बहुत बड़ी कमी रह जाती। बिल्कुल कमी रह जाती। हम लोग विकास का कभी विरोधी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड कब विकास का विरोधी है? हमने विकास के नाम पर क्या नहीं दिया? आप कहेंगे तो हम खैर शहादत तो कब पीछे छोड़ते हुए हम अब जमीनों की बात करते हैं। चांडिल डैम बना, इचकुचई डैम की तैयारी चल रही है, टेनू घाट डैम बना, आपका स्वर्णरेखा नदी में कई डैम्स बने हैं, आपके बिशुनगढ़ में डैम बना, मैथन में डैम बना, पंचायत में डैम बना। लोग तो अपनी ज़मीनें दे ही रहे हैं परियोजना के लिए, कब पीछे हटे हैं? अगर माइंस की बात करें तो बीसीसीएल की ज़मीन अधिग्रहण देखिए, सीसीएल को देखिए, एसीएल को देखिए, यहीं एचईसी को देखिए, यहीं हिंडाल्को को देखिए। तमाम योजनाओं के लिए झारखंड ने अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया है। विकास का विरोधी कभी नहीं, लेकिन ये सवाल आज वो खड़ा कर रहा है कि हमें उस विकास के बदले, हमने देश को जगमग किया, कोयला हमारा, और उस बिजली प्रोडक्शन से कलकत्ता जगमग हुआ, लेकिन हमारा धनबाद, हमारा बोकारो जगमग क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आज झारखंड कर रहा है। तो उस सवाल से तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। बिल्कुल हमने विकास में, बिल्कुल भारत का विकास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के विकास में झारखंड ना हो। झारखंड कहाँ है, यही सवाल आज हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यह सवाल करना चाहिए था सदन में या सड़क पर राजनीति करने वालों की। अब यह सवाल यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र कर रहे हैं, जो बने तो थे रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, लेकिन इन्हें असमय राजनीति में दाखिला लेना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त मेच्योर कर देता है, परिपक्व कर देता है, या परिस्थितियां आपको तैयार करती है। कुछ ऐसा ही वाकया जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो के साथ है, जो पीएचडी करना चाह रहे थे, पीएचडी कर भी रहे हैं। नौकरियों के लिए वो दौड़ लगा रहे थे, नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बन गए नेता या राजनीति करने लगे हैं। जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे। आपके साथ चलने वाले दर्जनों छात्र, या फिर भीड़ की शक्ल में हम देख ले हज़ारों लोग
उस वर्ग से आते हैं जो झारखंड में अपने लिए एक बेहतर संभावनाएं तलाश रहे थे, नौकरियों के तौर पर हो, रोज़गार के तौर पर हो, लेकिन मिला कुछ और। फिर अब वापस आते हैं कि 23 साल में झारखंड को आपने किस स्वरूप में देखा। जब झारखंड गठन हुआ, मेरा ख्याल है कि उस वर्ष ही कई युवा साथी आपके जन्म लिए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए झारखंड कहीं ना कहीं आज भी छलावा महसूस कर रहा है। मुझे एक जो हमारे माननीय महामहिम प्रथम प्रभात कुमार जी थे, शायद टाटा के किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जमशेदपुर गए हुए थे, और ये जानकारी मुझे एक पिछले वर्ष की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत बड़े लीडर से मुझे मालूम हुई। तो महामहिम राज्यपाल ने वहाँ पर उपस्थित तमाम जो टाटा के उच्च अधिकारी पदाधिकारी थे उनसे एक ही सवाल किया कि आपने क्या ऐसा माहौल बनाया कि आज इतने 100 साल आपके बीतने को हैं, इन 100 सालों में क्या झारखंडी एक भी वीसी बना? टाटा का उत्तर था ना। अब आप ही इस सवाल का उत्तर दीजिए, और ये झारखंड उत्तर देगा और टाटा उत्तर देगी कि 100 सालों में आपने आखिर क्यों नहीं तैयार किया कि झारखंड जिसने अपना सर्वस्व आप टाटा के लिए दे दिया वो वीसी तक नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों को समझना होगा। इन्होंने केवल हमारे जल जमीन जंगल को बिल्कुल उन्होंने उन्नति किया, लाखों करोड़ों नहीं कई गुना उन्नति किया, लेकिन झारखंड को नहीं मिला। आज बस झारखंड यही पलट कर सवाल कर रहा है कि हमारा हिस्सा कहाँ है। हम भी अगर मानवता के नाते, संविधान के नाते भी अगर वो सवाल करे तो हमारा हिस्सा कहाँ है। आज वो अडानी से सवाल करेगा कि ज़मीन हमारी है, लोग हमारे हैं, वहाँ से जो महामारियाँ बीमारियाँ फैलेंगी उससे प्रभावित हम होंगे, तो उस बिजली में एक बल्ब भी हमारा क्यों नहीं जलेगा? आज ये झारखंड सवाल कर रहा है। झारखंडी सरकार बनी थी 2019 में, हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी। उस सरकार से कितनी उम्मीदें थी और कितनी? निश्चय उम्मीदें थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का दौर था उसमें रघुवर दास की बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां ली गई, चाहे सीएनटी में संशोधन का बात हो, लैंड बैंक का बात हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। देखिए नो डाउट जब मुख्यमंत्री हैं तो कुछ काम अच्छे होंगे, लेकिन जो झारखंडियत की बात है, जो अस्मिता की बात थी झारखंड की, वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, और डैमेज होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि एनडीए की जो विचारधारा है वो सेंट्रल विचारधारा है, वो नेशनलिज्म पर बात करती है, वो रीजनल पर बात नहीं करती है। तो वो तो चाहेगी कि उनका जो कोर वोटर है वो यूपी बिहार के लोग हैं उनको खुश किया जाए, तो कुछ ऐसे बैरियर को तोड़ा जाए जो झारखंड में झारखंडियत को बचा के रखा जा रहा है। इसलिए बार बार 1908 के सीएनटी कानून की चर्चा होती है, बार बार जो हमारे अधिकार हैं जमीन सुरक्षा के उनको तोड़ने की बात कही जाती है। और रांची का तो खैर एक सीएसआर कोर्ट का भी गठन शायद हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट आए थे कई हजार लोगों की हत्या केवल जमीन विवाद में किया गया था। तो उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार आई, एक आक्रोश था कि नहीं भाई, जल जमीन जंगल की सरकार स्थापित हुई है तो कम से कम सबसे प्रथम कुछ बचे तो जल जमीन जंगल बचे। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, चूंकि मैं कोयलांचल के गाँव के करीब हूँ, धनबाद जिला मेरा घर है, सबसे ज़्यादा विस्थापित अगर देखा है तो धनबाद ने देखा है, बोकारो ने देखा है। आज भी वहाँ बीसीसीएल मनमाने ढंग से जमीन का अधिग्रहण करती है, ना मुआवजा ना नियोजन। तो आज भी मेरा मानना है, आज जितना भी अब कोयले की कमाई से या फिर कोयले का जो आउटसोर्सिंग सेक्टर चलता है, जो लोग टेंडर ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है झारखंडी है। जमीन हमारी गई, और ज़मीन ही नहीं गई, बंजर हो गई। हम कहाँ चले गए पता नहीं, हमारा अस्तित्व चला गया। हम लोग आज कुछ असुरी जनजाति जिस प्रकार आज विलुप्त होने का कगार पर, उस प्रकार बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव विलुप्त हो गए। लेकिन आज उस कोयले की कमाई से यूपी जगमग हो गया, बिहार जगमग हो गया, कलकत्ता जगमग हो गया। इन मुद्दों को छूने में हेमंत सोरेन सरकार कितनी कामयाब हुई? देखिए कहीं ना कहीं जो राज्य का माहौल, उनका एक स्टेटमेंट आया था जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तर्ज पर कोयले पर मालिकियत की बात कर रहे थे, जो सराहनीय उनका पहल था। लेकिन फिर अचानक शायद कुछ प्रेशर पड़ा होगा, या फिर जो सेंट्रल से कोई दबाव या फिर कुछ चीज़ें आई होंगी सामने, जिस कारण आज फिर पुनः उस चीज़ पर आगे चर्चा नहीं हो पाई। तो मेरा भी मानना है, चूँकि जहाँ तक आंकड़ों को मैंने अध्ययन किया है कि कोल इंडिया जिनकी शायद 8 यूनिट्स है, वो 82% कोयले का खनन करती है, 18% छूट जाती है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। तो मेरा मानना है कि अगर उस रास्ते पर अगर बढ़ रहे थे तो बेहतर था। और बिल्कुल सामाजिक न्याय का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसों का वितरण हो, उस रोजगार का वितरण हो, उस अर्थ का वितरण हो। लेकिन उस अर्थ को आज कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि कोयलांचल क्या है। वो लाल ऊपर जो मिट्टी है उसके अंदर लहूलुहान हुई है, वो मिट्टी लाल हुई है, जल भी रही है, लाल ही कट भी रही है, और आज लाल ही लाल है कोयलांचल। लेकिन कोई उस पर हाथ नहीं डालना चाहता है। जो भी आते हैं वहाँ 3 एसपी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखिए, आप अखबार के पन्नों के माध्यम से पढ़ेंगे कि आज यहाँ 600 करोड़ का कोयला का प्रतिदिन का प्रत्येक महीने का निकासी, अवैध निकासी।
तो वो खजाना कुछ चंद माफियाओं से लूट कर कहाँ जा रहा है? राज्य किनका था, ज़मीनें किनकी थी, और आज कौन लोग यहाँ से धनाढ्य होकर निकल रहे हैं, और आज झारखंडी को मिला क्या? ये सवाल आज भी जिंदा है, और हर चौक चौराहा में ये सवाल आज भी करता है कि क्या मिला उन शहादत को, क्या हुआ बिरसा भगवान के सपनों का, क्या हुआ निर्मल के बलिदान का? आज भी ये सवाल गाँव में गूंजता है। हेमंत सोरेन खुद न्याय मांग रहे हैं। आप देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहिए था। इससे पूर्व भी झारखंड के एक मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी के साथ घटना घट चुकी है, और मेरा मानना है, देखिए, मधु कोड़ा जी से ना हमारी कोई मित्रता रही है ना शत्रुता रही है, लेकिन एक झारखंडी होने के नाते मुझे लगता है कि उनके साथ वही परिस्थितियाँ हुई होंगी कि उस समय के जो लोभी आईएएस की जो टोली होगी उनके साथ, उनका ही कारनामा होगा। क्योंकि आज भी अगर एक इतना करप्ट उन पर जो एलिगेशन लगे हैं स्वाभाविक सत्य हैं, ऐसा नहीं आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अर्धांगिनी वहाँ से एमपी का चुनाव जीत रही है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा, उसको जानकारी नहीं थी, उसको भनक नहीं थी कि उसके साइंस हस्ताक्षर के नीचे क्या जा रहा है। क्या तो गलतियां हेमंत सोरेन से हुई होगी? बिल्कुल, मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि झारखंड के लोग सरल होते हैं, उनसे बहुत भारी भूल हुई है, उनको चीज़ों को समझना चाहिए था, उन्हें अपनी निजी स्वार्थ पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थे, उन्हें 5 साल बेहतर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ को टारगेट किया, और आज उसका दुष्परिणाम है। हालांकि ईडी का जब भी मुझे से सवाल पूछा जाता है, मैंने कहा कि वो बायस्ड होकर काम कर रही है, और आज जिस प्रकार से एक ओपिनियन मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट के नाते रखने को कहा जाए, तो कहीं ना कहीं केंद्र जो ऑटोनोमस बॉडी है उनका दुरुपयोग कर रही है। ये तो विपक्ष के लोग भी कहते हैं। नहीं, सच्चाई है। आप देखिए, आप दिल्ली में जब केजरीवाल बेहतर तरीकों से सीट चुन कर आए, तो आप सीधे सेंट्रल को कुछ शक्तियां ले लेते हैं कि इस पर निर्णय गृह मंत्रालय करेगा। एक राज्य जो बहुमत से आता है और आप उनकी कुछ शक्तियों को ले लेते हैं कि नहीं, इनका निर्णय सेंट्रल करेगा, आप विधायकों की हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो ये चीज़ें लोकतंत्र के लिए आपको लगता नहीं कि हेमंत सोरेन के लिए एक बेहतर अवसर था अपने भविष्य निर्माण के लिए राजनीति में, जिस अवसर का उन्होंने सदुपयोग? जैसे कि आखिर वो गए, ठीक है, अरेस्टिंग हो गए, लेकिन अगर वो झारखंड के हितार्थ के लिए गए होते तो बेहतर होता, लेकिन इसमें तो उनका निजी एलिगेशन और निजी स्वार्थ आ रहा है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते और एक झारखंडी होने के नाते मुझे भी इस बात का बीजेपी से आपत्ति है कि भाई आप विपक्ष को ही निशान पे मत रखिए। अगर सच में आप ईडी और सीबीआई अगर स्वतंत्र कार्य करती है और वो ऑटोनमस बॉडी है, तो उनको बाकी जो बीजेपी के मुझे लगता है सांसद हैं, और भारत की झारखंड की 23 साल की राजनीति में उनका बहुत बड़ा टाइम ऑफ पीरियड रहा है, तो उनके पास भी कभी दफ्तर में जाके झांके कि उनके पास क्या बैलेंस है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर वो नियमों को पारित करते हुए अगर यहाँ आते हैं तो आज बहुत बड़ा उनके पक्ष में भी माहौल होता। अभी सबसे ज़्यादा समस्या, हम कहीं भी जाते हैं तो ये ज़मीन का विवाद आता है, तो सीएनटी कानूनों को बहुत बेहतर तरीके से मजबूत करना चाहिए, एसपीटी के कानूनों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन ही सबसे बड़ी चीज़ है। लोग समझ नहीं रहे हैं, भाषा संस्कृति हवा में नहीं स्थापित होती है। तो क्या लगता है कि ये ज़मीन का मामला पार्टी की ज़मीन खिसका देगी? बिल्कुल, ये ज़मीन का मामला पार्टी की ज़मीन को आज कहीं ना कहीं खिसका रही है। आज राज्य कहीं ना कहीं मतलब एक डामाडोल की स्थिति में जा रही है। खैर, अभी वर्तमान में माननीय चंपई जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और उम्मीद करते हैं जो बचा 1 साल उनके टाइम ऑफ पीरियड है वो झारखंड को बेहतर देने का प्रयास करें। बाकी हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में, उनसे वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन झारखंडित होने के नाते हम लोग अपेक्षा हमेशा रखते हैं कि भाई आप बेहतर करें। यानी आप मौका देंगे? नहीं, मौका तो उनके पास 1 साल है ही। नहीं, 1 साल के बाद देखिए, 1 साल के बाद तो जाहिर सी बात है, आप लोग मैंने जयराम कुमार महतो के नेतृत्व में युवा जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो वहाँ से तो बैक हम लोग होंगे नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इनके राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं टाइगर जयराम महतो। 2024 का चुनाव में राम की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि राम मंदिर का पूजन हुआ है। राम मंदिर लोग जा रहे हैं और हर हिंदू लंबे वहाँ जाना चाहता है, राम मंदिर अयोध्या के दर्शन के लिए। आपके नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है, जयराम है आप। क्या लगता है राम की कितनी बड़ी भूमिका होगी? देखिए, आप भारत देश के एक आस्था का केंद्र हैं, और पूरे देश ने खुलकर उनका स्वागत किया। जो सब धर्म के से नहीं भी थे उन्होंने भी स्वागत किया कि चलिए, बाकी जो एक बहुसंख्यक आबादी है उनकी खुशी में हमारी खुशी, उन्होंने भी ढूंढा और समर्थन, और बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ राम जी का आगमन हुआ, स्थापित हुए। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मेरा मानना है लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर लड़े जाने चाहिए। आज अभी मैं उदाहरण देता हूँ, भवनाथपुर के विधायक शायद कोई साहे जी करके हैं,
भवनाथपुर के भुवनेश्वर नहीं भुवनेश्वर नहीं, मेरे भी मतलब जुबान में नाम नहीं आ रहा। हाँ साई वे देख रहे थे कि विधानसभा के भीतर राम जी का नाम बड़ी जोर से ले रहे थे। अच्छी बात है, राम जी का नाम लेना चाहिए, लेकिन क्या जनता इस बात को भूल जाएगी कि वे जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय स्वास्थ्य उपकरणों में 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। अगर मैं अनुमान कहूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो रिपोर्ट आता है गरीबों के मरने का वह है स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने के कारण। तो नहीं करने से भी अगर 1000 लोग उस पीरियड में मरे होंगे तो दोषी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री होंगे महोदय। भानु प्रताप शाही, मुझे भानु प्रताप शाही जी, हाँ, उन्होंने 6 महीने पहले विधानसभा के भीतर। तो क्या मतलब राम जी का नाम लेकर कुछ ऐसे लोग भी बच जाएंगे जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों में घोटाला किया है? क्या देश की जनता और राम जी ऐसे लोगों को माफ कर देंगे? तो इसीलिए राम जी अलग विषय है, लेकिन मुद्दे अलग विषय है। आज अब बताइए, यही शाही जी की मैं बात कर रहा था, मैं उनका वीडियो देख रहा था और फिर मुझे एक स्टेटमेंट इनका पुराना, मैंने एक पेपर कटिंग देखा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री थे, बिल्कुल हमारी उंगली आप पर ही जाएगी। उस 100 करोड़ के घोटाले में अगर 100 आदमी की भी जान गई होगी, 1000 आदमी की भी जान गई होगी, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार मंत्री जी होंगे। अच्छा, राजनीति के लिए आप किसी दल के साथ जाएंगे या अपनी दल बनाएंगे? नहीं, हमारी दल लगभग तैयार हो रही है और हम लोग अपने दल के साथ जाना चाहेंगे। और चूंकि यूथ हैं और भविष्य है सामने अभी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अभी वर्तमान में हैं, आप देख सकते हैं उनकी एक आयु भी लगभग हो चुकी है और चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। तो झारखंड, भानु प्रताप शाही का आपने जिक्र किया, मुझे याद आया कि बीजेपी में जाने से पहले उन्होंने एक संगठन या दल बनाया था, नौजवान संघर्ष मोर्चा। तो कुछ ऐसा ही नाम बनाएंगे आप भी? हाँ, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ही नाम, मतलब युवा को फोकस करके। बिल्कुल, यूथ का फोकस होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, सबको लेकर चलेंगे। लेकिन मेरा मूल सिद्धांत यही होगा कि अगर सब पार्टी बनाने और पार्टी चलाने में बड़े पैसे लगते हैं, बड़ा खर्च होता है, लगते हैं, लेकिन कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज झारखंड के लोग करेंगे, उनका आशीर्वाद करेगा, उनका विश्वास करेगा। एक चर्चा यह भी है कि जयराम महतो के पीछे एक बड़ी ताकत है या एक बड़ा दल है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे पीछे हमारा विचारधारा है और मुझे भी लगता है जब तक मैं अपनी विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, मैं हूँ। जिस दिन मैंने विचारधारा से समझौता किया, मैं नहीं रहूँगा। बिल्कुल, मेरी विचारधारा ही है। और आज जिन गाँव में लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत जगह जब मैं अपने भाषणों को देने गया तो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब मैंने 20 मिनट 25 मिनट का संबोधन किया, उसी भीड़ में से 25% कट के मेरे तरफ आ चुके थे, मेरी विचारधारा से सहमत हो चुके थे कि जो भी बोलिए, मानिए या चाहे नहीं मानिए। 23 साल के झारखंड में लड़का पहला लड़का है जो अपने दम पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, इसका सपोर्ट करना चाहिए। उसी भीड़ में से लोग कहने लगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा की बात कही जाए तो 5 सीटों पर सोचे हैं, और जहाँ तक विधानसभा की बात होगी उसमें 50+ रहेगा। 50+ रहेगा। एक जाति समूह हर दल के साथ जुड़ा होता है, जैसे ये कहा जाता है कि कुर्मी महतो जिस जाति वर्ग से आप आते हैं, आजसू भी एक पार्टी है, आजसू पार्टी, जो कुर्मी महतो की पार्टी कही जाती है। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा करेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है, उसमें बड़ी संख्या में कुर्मी महतो का भी समर्थन रहा है। समर्थन नहीं रहा है क्या? मुझे लगता है जन्मदाता ही कुर्मी महतो हैं, आदरणीय विनोद बिहारी महतो। वो तो फाउंडर थे। हाँ, फाउंडर थे, जन्मदाता ही कही। और गुरुजी भी आज जीवित हैं, वो तो अक्सर कहते हैं मेरे राजनीतिक पिता अगर कोई है तो विनोद बिहारी महतो हैं। हाँ। इन्हीं की उंगली को पकड़कर मैं टुंडी पलमा के जंगलों में घुमा हूँ, अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया हूँ। तो खैर वो इतिहास की बातें हैं। और जहाँ तक देखिए, स्वाभाविक बात है कि आप भारत देश में कोई भी नेता बनेगा, जाहिर सी बात हो, बेटा तो किसी जात का होगा, लेकिन वो नेता जमात का होता है। मैंने भी जब मैंने संबोधन किया और जिन लोगों ने मुझ पर जाति का टैग लगाया था, मैंने उनसे यही कहा कि मान के चलिए जो भी कैंडिडेट हैं, कोई भी रहें, सांसद रहें, विधायक रहें, वो किसी न किसी जाति के हैं और ये 3000 साल की व्यवस्था है। लेकिन मैं जिन मुद्दों के साथ लड़ रहा हूँ, मैं जिन विषयों पर आवाज़ उठा रहा हूँ, उसमें आप अपने आप को पाते हैं कि नहीं? तो उन्होंने एक लाइन कहा, नहीं उस मुद्दों में तो हम भी हैं। तो बस साथ दीजिए, मेरे मुद्दे क्या है, मेरे मुद्दे जमात के लिए हैं कि नहीं, उस पर बात कही जाए। थर्ड फ्रंट के लोगों ने आपसे संपर्क किया था, अपने हामी भी भरी थी, साथ जाएंगे या फिर आप थर्ड फ्रंट में भी नहीं जाएंगे? साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं यूथ का जो झुकाव है, यूथ का जो मुड़ाव है, वो सीधे हमारी ओर आके केंद्रित हो जाती है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है कि आज 23 साल के झारखंड को मैंने 2 सालों में कहीं ना कहीं आज सवाल करना सिखाया। मैं आज देखिएगा मेरी सभाओं में
7वीं 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे माइक लेकर सवाल करते हैं। 23 साल के झारखंड में आज तक किसी लीडर के सामने किसी ने सवाल नहीं किया होगा। मैंने इस व्यवस्था को बनाया है। तो इसीलिए अगर वे लोग जो थर्ड फ्रंट के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं, हम लोगों के साथ अगर समन्वय बनता है तो बिल्कुल चलेंगे। लेकिन ये याद रखना होगा कि उनका दौर 1980-90 का दौर था, यह 2020 के बाद का दौर था, यानी हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय। वो उस दौर के सिपाही हैं। तो थोड़ा सा ये गैपिंग है, लेकिन इस गैपिंग को भरने के लिए एक चीज़ होता है। आज राहुल द्रविड़ भी हैं, शुभमन गिल भी हैं, भारतीय जो लोग, हाँ, लेकिन वो कोच के रूप में है, ये खिलाड़ी के रूप में, बस यही चीज़ फर्क है। मतलब कोच की भूमिका आप दे सकते हैं। बिल्कुल, कोच की भूमिका, संरक्षक की भूमिका, सलाहकार की भूमिका, गाइडर की भूमिका, सुपरवाइजर की भूमिका, एकदम स्वागत है, चरण स्पर्श है, बंधन है। आप लोकसभा चुनाव में खुद को आजमाएंगे? हाँ बिल्कुल, गिरिडीह की सीट से हम खुद को आजमा ही रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा से हमने घोषणा कर दिया है कि आगामी जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे उसमें मैं प्रत्याशी के रूप में, गिरिडीह जो मेरा होम लोकसभा है, मेरा खुद का लोकसभा है, मैं वहाँ से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। हालांकि अब तो वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने आपसे संपर्क किया? हाँ बिल्कुल संपर्क हुआ है। हाँ, उनके अच्छे खासे लीडर ने हमसे संपर्क किया है। लेकिन हमारा वही स्टैंड है कि हम लोग अभी यूथ हैं, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी और राज्य का जो मूवमेंट है उसके अनुसार हम लोग अभी स्वतंत्र ही चलेंगे। आखिर में एक सवाल, थोड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। अक्सर ऐसा होता है कि आंदोलन एक वक्त तक ही चलता है, उस वक्त के बाद या तो आंदोलन ख़त्म हो जाता है या आंदोलन आप जीत जाते हैं। जैसे झारखंड आंदोलन की ही बात कर लें, आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में लोग बेकार हो जाते हैं या अप्रासंगिक हो जाते हैं। आपके साथ भी जुड़े हुए यूथ हैं, उन सबको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे समाहित करेंगे आप? देखिए, जब यूथ की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है एजुकेशन की। और यदि हम लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं, हमें इस राज्य की सेवा का मौका मिलता है, तो सबसे पहले हम लोग का जो बजट होगा वो शिक्षा में बेहतर होगा और एजुकेशन पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे और वहाँ से बेहतर तरीके से स्टूडेंट को वहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, झारखंड, क्योंकि झारखंड में अगर रॉ मटेरियल है तो उस रॉ मटेरियल को झारखंड में रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात है विकल्प बहुत ज़्यादा बनेंगे। उस रॉ मटेरियल को बाहर जाने के कारण हमारे विकल्प और में कमी आ रही है, हमारे रोजगार में कमी आ रही है। तो झारखंड को एक बेहतर पॉलिसी बनाकर जो हमारे रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ यहाँ से निकल कर चले जा रहे हैं उनको रोका जाए और कंपनियों के एक बेहतर गाइडलाइन के अनुसार एक बेहतर उपस्थिति में उन्हें निमंत्रण दिया जाए, ताकि और उसके बाद जो पॉलिसियाँ तय हो वह झारखंड को आधार मानकर तय हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, बिहार में बिहारी फर्स्ट, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर स्थानीय नीति नहीं बनी, 2-4 साल 5 साल तक स्थानीय नीति नहीं बनी तो युवाओं को तो रोज़गार मिलने में मुश्किल होगी। हालांकि वैकेंसियां अब भी चल रही है, जेएसएससी के एग्ज़ाम की गड़बड़ियां भी की वजह से वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए। इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो नौकरियों के उम्र दायरे से बाहर निकल जाएंगे, तब तो फिर उनके लिए कोई जो लोग, हाँ स्वाभाविक एक उम्र होता है, जो लोग नौकरियों के उम्र के दायरे से बाहर निकलेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहन किया जाए। छोटे छोटे लोन सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएं, जिनमें उनको सुविधापूर्वक दिया जाए उनको, और एक बेहतर उसमें पॉलिसी बनाई जाए। आप देख रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी जिस तरह से अप्रासंगिक हो गए, पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, कभी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, उस तरह आपके आंदोलन के लोगों के साथ नहीं, ऐसा तो उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पढ़े लिखे मैच्योर्ड नौजवान हैं। वो भी अब जान रहे हैं कि अब आज अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो फ्यूचर को आधार मान के ही लड़ रहे हैं। हम उस पेड़ को लगा रहे हैं जिसका फल अगर हम भी ना भी खा पाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को छाया और फल दोनों मिले, उस उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक झारखंड आंदोलनकारियों का सवाल है, उन्हें सादर नमन करते हैं और उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन सही बात है, उन्होंने झारखंड अलग 3000 के पेंशन के लिए नहीं किया था, एक सम्मान के लिए किया था। तो उनके बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए, जो आज आश्रित हैं, बहुत सारी विधवाएं हैं, बहुत सारी बूढ़ी माताएं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण देना चाहिए और संरक्षण आर्थिक होना चाहिए। एक आखिरी बात मुझे याद आती है, आप अपने हर भाषण के दरमियान, सभा के दरमियान अपने हाथ में संविधान रखते हैं। गीता कुरान की कस्में लोग खाते हैं, आप संविधान की कस्में खाते हैं। देखिए, हम लोग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता है, सम्मान सभी संप्रदाय का है, सबकी आस्था का करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि भारत अभी एक संवैधानिक देश है।
अतः हमें अगर संविधान की जानकारी होगी, आज संविधान के मेरे पास 10% ही अगर जानकारी थी, तभी मैंने लोगों को इंसाफ दिलाया, तभी मैं उनके लिए लड़ा, उनको अधिकार दिलाने में सक्षम हो पाया। इसीलिए युग एजुकेशन का है, ये पढ़ाई के बाद की लड़ाई का युग है। तो इसलिए संविधान को हम लोग साथ लेकर चलते हैं ताकि सीखने को मिले और उस सीख से समाज का उद्धार कैसे हो सके उस पर हम लोग सार्थक प्रयास कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयराम महतो जी। तो इस शो में हमारे साथ थे टाइगर जयराम महतो। टाइगर नामांकन कैसे हुआ, इसकी बात हमने शुरुआत में ही कर दी। झारखंड आंदोलन की परिणति है, आंदोलन से उभर कर बना है, और इस आंदोलन के बाद आंदोलनकारियों का क्या अंजाम हुआ, क्या हश्र हुआ, उसमें कई लोग अच्छी जगह चले गए, कुछ लोग हाशिए पर भी चले गए। जयराम जी गिरिडीह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, और आपसे लेते हैं इजाज़त दर्शकों। जोहार। अगले एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।